हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। रोलिंग मोशन जो है वो हमारे चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट रहेगा, जिसको हमको बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखना है। अब सबसे पहली बात तो रोलिंग मोशन होता क्या है। So rolling motion is a motion in which linear as well as rotational motion takes place simultaneously. For an example, if suppose there is an inclined plane, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एक inclined plane है, उसके ऊपर अगर कोई एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, तो उसको अगर हम वहाँ से छोड़ देते हैं ऊपर से, तो वो गोल 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 घूमते घूमते नीचे की तरफ आएगा, बट एट द सेम टाइम वो लीनियर मोशन भी करेगा। मतलब वो सिर्फ जगह पे गोल गोल नहीं घूमेगा, वो घूमेगा भी, साथ साथ आगे भी जाएगा। सो इट इज़ अ रोटेशनल मोशन एज वेल एज इट इज़ अ लीनियर मोशन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन विल बी कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। सो होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कि लीनियर मोशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, रोटेशनल के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जब रोलिंग मोशन की बात आती है तो हमें बहुत ही प्रॉपरली ध्यान देना होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। जब बॉडी नीचे पहुंचेगी तो उसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी कितनी रहेगी, कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा, इन सब के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। सो आप अभी ध्यान दीजिए। सो डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी है, जो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना है, सो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है दैट इज थीटा। अब ये बॉडी जो है इट इज केप्ट ऑन अ सर्टन हाइट फ्रॉम दी सरफेस। सो यहाँ पर वो है, एंड रिमेंबर वहाँ पर वो स्टेशनरी है जहाँ से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, और फिर वहाँ से ये गोल गोल घूमते 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 आगे की तरफ नीचे की तरफ आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑन अ ट्रैक इज एस। सो अगर आप गौर से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैक पे है वो एस है, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एच। सो जो हम लोगों ने अभी देखा है फिलहाल के लिए, सो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वो है उसका एच। सो अगर हम इस ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल आपको सामने दिख रहा है फिलहाल के लिए, अगर इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लगाते हैं, सो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा हो जाएगा। सो ये हाइट जो है एस साइन थीटा है। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज व्हाट इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग is translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. So translational kinetic energy को भी और rotational kinetic energy को भी, दोनों को भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा total kinetic energy of rolling. So E is equal to, जैसे कि आप देख पा रहे हो, E is equal to translational kinetic energy is half mv square and rotational kinetic energy is half I omega square. अब उसके नीचे अगर हम देखेंगे, so it will be half mv square as it is, but हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, जिसमें आपको पता है कि आई जो होता है वो एम के स्क्वायर होता है। आई इज व्हाट, एम के स्क्वायर, एंड ओमेगा जो होता है वो होता है वी बाय आर, बिकॉज हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो इफ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, सो ओमेगा स्क्वायर इज वी बाय आर द होल स्क्वायर। सो अगर अब हम देखेंगे, सो हाफ दोनों तरफ है तो वो कॉमन आएगा, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, एम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वी स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सी दिस इज वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आने के वजह से क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से हाफ एम और वी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा, बिकॉज स्क्वायर है ब्रैकेट को पूरा। सो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ पर बच गया, विच इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। सो व्हाट इज रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज रोटेशनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, जो आपको याद रखना है। अब हमें देखना है कि जब ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी रोल करते हुए, तो फाइनली जब यहाँ पर पहुंचेगी एट द बेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो इंटर कन्वर्जन है वो फॉर्मूला लेंगे। हमें समझना होगा यहाँ पर कि अगर सपोज ये बॉडी यहाँ पर है और ये कुछ समय के बाद अगर यहाँ पर पहुँच जाती है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट टॉप शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। मीन्स जितनी भी, या फिर हम बोलेंगे टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। टोटल एनर्जी में 2 एनर्जीज आती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमने स्टडी किया था। अब अगर आप टॉप पोजीशन की बात करते हो, जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया था वहाँ का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो जस्ट आपने रखा है वहाँ पर, वहाँ से अब वो आगे जाके स्पीड पकड़ेगा। सो उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। सो टॉप में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है,
और बॉटम में जैसे ही वो पहुंचता है तो उसकी ज़मीन से कोई हाइट ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर बॉटम में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन उसके पास स्पीड है, इसलिए वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा। सो बॉटम में टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। सो टॉप पे टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड बॉटम पे टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। हेंस वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। हेंस फॉर्मूला हो जाता है mgh जो कि टॉप पे है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाय r²। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ऑब्वियसली यहाँ से ही आया, बिकॉज यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का। सो इसीलिए टॉप की पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू बॉटम का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाय r²। हेंस यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सबसे पहली बात तो mm कैंसिल हो जाएगा। सो दिस m एंड ये जो m है वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको फॉर्मूला मिलेगा v इज इक्वल टू √2gh डिवाइड बाय 1 + k² बाय r²। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स को गौर से ध्यान देना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अलग अलग बॉडीज़, जैसे कि अगर सपोज मेरे पास सेम मास का रिंग है, डिस्क है, अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर है और हॉलो स्फीयर है, सपोज ये 4 शेप्स हम लेते हैं कि सेम मास और सेम रेडियस, सेम मास और सेम रेडियस की रिंग भी है, डिस्क भी है, सॉलिड स्फीयर भी है और हॉलो स्फीयर है। मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मास सेम है और रेडियस सेम है। तो अगर इन चारों को अगर हम एक साथ ऊपर से नीचे भेजते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? अगर ये क्वेश्चन अगर हमें जानना है तो एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वो ये है कि जो वेलोसिटी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k²। डिनोमिनेटर में k² है, देखिए आप। सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k²। हेंस जिसका k का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, और जिसका k का वैल्यू कम होगा उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब शेप के रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन किसकी वेलोसिटी नीचे पहुंचने के बाद सबसे ज़्यादा होगी। अब इसके बारे में हम प्रॉपरली एलॉबरेटिव वे में आगे जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये पता चल गया है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ क्या रिलेशन है। सो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब अगर हम बात करें कि नीचे पहुंचते पहुंचते उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ है, फॉर एग्जांपल बॉडी जब यहाँ से निकलती है और वो जब नीचे आती है तो बॉडी जब बॉटम पे पहुंचती है तो उसका एक्सेलरेशन अब कितना हो गया। ऑब्वियसली वो बॉडी डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं गिरी है जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन g हो जाए, तो एक्सेलरेशन g नहीं होगा बिकॉज वो स्ट्रेट नीचे नहीं गिरी है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे है, इसलिए उसके एक्सेलरेशन में थोड़ा फर्क पड़ता है। अब वो फर्क कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, उसके बारे में हम गौर से ध्यान देंगे। सो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि h इज इक्वल टू s साइन थीटा है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देन s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। अगर हम अब यहाँ पर इस कंडीशन में अगर मान के चलें कि इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल का है यहाँ पर वो u इज इक्वल टू 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है, और जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया हुआ है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, लाइक दिस। करेक्ट। सो उस तरीके से हम इस चीज़ को अब स्टडी कर सकते हैं। सो हमारा जो काइनेमेटिक का थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, we will use that. So it is 2as is equal to v² minus u². Now what is s? यहाँ पर जो s आपको दिख रहा है, so that s is nothing but h अपॉन साइन थीटा। तो यही वैल्यू आगे पुटअप किया। सो इट इज 2a h अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू v² माइनस u², बट एज यू नो दैट u इज 0 एंड व्हाट इज v²? वेरी सिंपल, इफ v इज दिस देन v² मतलब ये जो रूट है वो हट जाएगा। सो इसका मतलब है v² विल बी 2gh डिवाइड बाय 1 + k² बाय r²। सो फाइनली ये पूरा का पूरा इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 और 2 ये तो कैंसिल हो गया। करेक्ट। अब आपको a चाहिए तो h और h भी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा उधर जाएगा, और फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + k² बाय r²। सो ये जो फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एग्जैक्टली अब यहाँ पर स्टूडेंट ने जो सोचा है वो सही सोचा है कि सर एक्सेलरेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, मतलब k जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। सो ये हमने फॉर्मूले देखे रिगार्डिंग रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के एडिशन से हम कैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग निकालते हैं, एज वेल एज बॉटम पे जाने के बाद किसका वेलोसिटी कितना है या फिर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, एज वेल एज हमने देखा एक्सेलरेशन कितना है। अब हम इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि किसी भी शेप का, कोई भी शेप है जैसे कि रिंग है, डिस्क है, उसमें एक्सिस कहीं पर भी हो, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन या फिर पासिंग थ्रू सेंटर विद इन द प्लेन, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं। फिर हम स्टडी करेंगे कि
कौन से शेप, जिसका जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा था कि रिंग, डिस्क, इनमें से या फिर होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर में से कौन सबसे पहले तेजी से नीचे आएगा, इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। सो पे अटेंशन। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी फिलहाल के लिए दिख रहा होगा कि अलग अलग शेप्स यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है और एक ऐसे लग रहा है कि शेप्स की रेस लगी हुई है। तो इनके अंदर कौन सा शेप क्या है, इन सभी का मास सेम है, सभी का रेडियस सेम है। सो ये जो पहला है, दिस फर्स्ट वन इज डिस्क। सो आप याद रखिए जो फर्स्ट है वो डिस्क है। दूसरा जो है ऑब्वियसली वो रिंग शेप है क्योंकि वो हॉलो है अंदर से। तीसरा जो ये येलो बॉल है, ये येलो बॉल जो है वो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इमेजिन ये सॉलिड स्फीयर है। और ये जो बॉल है रेड वाला वो हॉलो स्फीयर है, जैसे क्रिकेट का बॉल होता है रेड वाला, हॉलो स्फीयर अंदर से खाली। सो द फर्स्ट शेप इज ऑब्वियसली अ डिस्क, सेकेंड ग्रीन शेप इज इट इज़ अ रिंग, येलो शेप इट इज़ सॉलिड स्फीयर एंड जो रेड शेप है वो है हॉलो स्फीयर, मतलब अंदर से खाली स्फीयर। अब अगर इन्हें साइमल्टेनियसली अगर ऊपर से छोड़ा जाता है तो सबसे पहले नीचे की तरफ कौन पहुंचेगा? आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अब सोचिए आपका गेस क्या है, फिर हम इसको स्टडी करेंगे। सो आपके 5 सेकंड अब शुरू होते हैं। यस, कुछ गेस आपने किया होगा, टाइम खत्म हो गया है। आपने कुछ गेस किए होंगे, अब वो जो गेसेस है वो कितने करेक्ट है कितने नहीं है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो हम देखेंगे कि सबसे पहली बात तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकलता है और हम कैसे वेलोसिटी को एनालाइज करेंगे। सो अब आप ध्यान दीजिए। अब ये जो स्लाइड है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं। सो इसी फॉर्मूले से अगर हम एडजस्टमेंट करें तो के का इक्वेशन आएगा अंडर रूट आई बाई एम। इसका मतलब है कोई भी शेप हो, एक्सिस कहीं से भी पास हो रहा हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप m से डिवाइड कर देते हो और रूट निकालते हो तो आपको k मिल जाएगा उस शेप का। अब हम कुछ स्टैंडर्ड शेप जिसके बारे में हमने अभी बात की थी उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर जो यहाँ पर वर्टिकल जो कॉलम्स हैं यहाँ पर हमने रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर ये लिखा हुआ है। और क्वांटिटीज़ में हम डायग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में यहाँ पर अब देखेंगे। सो सबसे पहली चीज़ रिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो रिंग में सेंट्रल एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज़ घूमती है तो उसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, जो कि हमने स्टडी किया था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका है कि आपका जो भी आई है उसको एम से डिवाइड करो फिर रूट निकालो। सो अगर आप वो लॉजिक अगर आप यहाँ पर अपनाते हो तो आपका इक्वेशन आएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर है, सो इट इज़ एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, सॉरी एम, it is m. So this m and m will be cancelled and the answer will be root of r square. But what is root of r square? R. Hence the k for ring will be r. So radius of gyration of the ring at the central axis and perpendicular to plane will be r. So similarly अगर हम डिस्क के बारे में बात करें तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस पे वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर हम सेम लॉजिक लगाए तो एम एम कैंसिल हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, तो बचेगा आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन हमें रूट चाहिए उसका तो वो हो जाएगा आर बाय रूट 2। सिमिलरली अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिख रहा है इट इज 2/5 एम आर स्क्वायर। सो अगर आपको के चाहिए सो के इज इक्वल टू अंडर रूट आई विच इज 2/5 एम आर स्क्वायर divided by mass. So mass and mass will get cancelled and root of 2/5 r square will be root 2/5 and r. तो ये वैल्यू जो होगा वो सॉलिड स्फीयर का होगा और होलो स्फीयर का वैल्यू होगा अंडर रूट 2/3 r, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से। अब रोलिंग मोशन में v का फॉर्मूला क्या होता है वो तो हमें पता है, हमने देखा था। सो v इज अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था अगर k की वैल्यू, जिसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका वेलोसिटी कम होगा। सो अब आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है, आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जाइए, इन चारों वैल्यूज़ में से जो आपको सामने दिख रही है k की कौन सी वैल्यू सबसे कम है। सो हम देखेंगे पहला वाला जो k रिंग है वो है 1r, के डिस्क जो है वो है 1/√2, 1/√2 मतलब 0.414 अप्रॉक्सीमेटली ऐसा छोटा सा वैल्यू हो जाता है। के एस एस अगर हम देखें तो रूट 2/5r और के एच एस हॉलोस्फीयर की अगर हम बात करें तो रूट 2/3r। सो इन शॉर्ट अगर हम गौर से देखें हमें तो पता है कि हमें v की वैल्यू जो है वो तो के स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए। सो मैं थोड़ा सा इसे और सिंपल बनाता हूँ, आप पे अटेंशन ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ अगर देखें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर के स्क्वायर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। तो ठीक है, ये के हमें मिले हैं यहाँ पर सारे, हम उनका स्क्वायर कर देते हैं। सो के स्क्वायर फॉर रिंग विल बी आर स्क्वायर,
सो चलो रिंग के लिए हम लिख लेते हैं दैट फॉर रिंग इट इज आर स्क्वायर, करेक्ट. फॉर डिस्क इट इज r by root 2 का स्क्वायर, सो इट विल बी r square by 2, r square by 2, करेक्ट. अब हम इन दोनों में ही कंपेयर करें अगर रिंग और डिस्क में, तो किसका k का वैल्यू कम है? आंसर इज डिस्क का. सर उसका वैल्यू r square by 2 है, मतलब डिस्क का k रिंग के k के मुकाबले कम है, मतलब डिस्क रिंग से फास्ट जाएगा. सो डिस्क जो है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे मैंने बताया वी डिस्क विल बी मोर देन वी रिंग, है ना, करेक्ट. अब अगर हम सॉलिड स्फीयर को कंसीडर करें, सो सॉलिड स्फीयर को अगर हम कंसीडर करते हैं, सो फॉर सॉलिड स्फीयर के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2/5 आर स्क्वायर. 2/5 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 0.4. सो इट इज 0.4 आर स्क्वायर, मतलब ये तो डिस्क जो 0.5 आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर बाई 2, उससे भी कम हो जाएगा. मतलब सॉलिड स्फीयर का जो के का वैल्यू है, वो के स्क्वायर का वैल्यू है, वो तो डिस्क से भी छोटा है, मतलब फिर उसकी स्पीड डिस्क से भी ज़्यादा रहेगी. सो इट इज़ मोर देन डिस्क, जो आप यहाँ पर देख रहे हो. सो सॉलिड स्फीयर्स वेलोसिटी विल बी मोर देन डिस्क वेलोसिटी. अब अगर हम बात करते हैं हॉलो स्फीयर की, सो के स्क्वायर फॉर हॉलो स्फीयर विल बी 2/3 आर स्क्वायर. अब 2/3 मतलब 0.667, सो 0.667 आर स्क्वायर. अब हम अगर लॉजिक लगा दें तो डिस्क के लिए हमें मिला था 0.5 और रिंग के लिए हमें मिला था 1, और ये जो आंसर आएगा 2/3 वो 0.667 है, मतलब वो डिस्क और रिंग के बीच में है. इसीलिए उसकी जो वेलोसिटी है वो भी डिस्क और रिंग के यहाँ पर बीच में मिलेगी. सो अगर हम गौर से अब देखें तो हमें पता चलेगा दैट सॉलिड स्फीयर का वेलोसिटी डिस्क से ज़्यादा है, डिस्क का वेलोसिटी हॉलो स्फीयर से ज़्यादा है, और हॉलो स्फीयर का जो वेलोसिटी रहेगा वो रिंग से, मतलब रिंग सबसे एंड में पहुँचेगा और सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा. अगर इसी चीज़ को अभी हमको अगर देखना है एनिमेशन के जरिए, एक छोटा सा एनिमेशन है, तो आप गौर से देख सकते हो, पे अटेंशन. सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे छूट गए, और सबसे पहले जो नीचे पहुंच रहा है वो है बॉल सॉलिड स्फीयर, है ना. अब आप कंटिन्यूसली देखिए, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले, सबसे एंड में कौन है देखिए. अब सबसे एंड में जो है वो है रिंग, करेक्ट. अब सॉलिड स्फीयर तो पता है और रिंग भी पता है. अब बीच में देखते हैं. अगर आप अब थोड़ा सा बीच में नज़र डालो तो आपको पता चलेगा डिस्क जो है वो आगे चला गया है हॉलो स्फीयर के. इसका मतलब है सी द लेंथ इज व्हाट, या फिर जो रेस है वो सॉलिड स्फीयर, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड रिंग, एग्जैक्टली. सो इसी तरीके से ये होते रहता है, और इसीलिए जैसे कि है सॉलिड स्फीयर यहाँ पर दिख रहा है आपको, सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर और फिर रिंग. सो ये रहेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन के जरिए ये पता करेंगे हम कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम. सो यहाँ पर आज हमने रोलिंग मोशन के बारे में फिलहाल स्टडी किया हुआ है. रोलिंग मोशन में हमने बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की है, काइनेटिक एनर्जी की स्टडी की है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की स्टडी की, और कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है. यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, वो कंसेप्चुअली खत्म हो जाता है. सो ये चैप्टर को अपना प्रॉपर तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके रखना है. थैंक यू सो मच.